नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं उन्हें भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उसको उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये तो एक करिश्मा है। उन्हें उनमें अंदर देवता दिखाई देना शुरू कर दिया है। और जो भारत के मुसलमान हैं उन्हें सिर्फ एक ही काम है कि दूसरे मुसलमानों को कैसे भड़काना है मोदी के खिलाफ, कि इससे बड़ा राक्षस कोई पैदा ही नहीं हुआ भारत के अंदर। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, इतना दोगलापन तुम कहाँ से लेकर आते हो भारत के जो आपके मुसलमान हैं? भाई जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ पर जाता भी हूँ, और मुझे कई बार बोलते हैं कि भाई हमारे जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो इतने जाहिल नहीं हैं जितने भारत के मुसलमान हैं। ये आप फ़कर यूसुफजई ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, कमर चीमा को ले लीजिए, आप बेशक आरजू काजमी को ले लीजिए, सभी का मानना एक ही है कि भारत के जो मुसलमान हैं जाहिल भी ज़्यादा हैं, बेवकूफ़ भी ज़्यादा है और बेवकूफ़ भी ज़्यादा बनाते हैं। चलिए इसके ऊपर आज कॉफ़ी के साथ चर्चा की जाती है डिटेल के अंदर कि मैं क्यों बोल रहा हूँ और वो भी ऐसा क्यों बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि जो कांग्रेस है वो आजकल बड़ी भगड़े डाल रही है। क्यों? क्योंकि मालदीव की तरफ से जो भारत के विरोध में जो हरकतें हुई उसके ऊपर वो गदगद हुए पड़े हैं, जैसे कि सारा कसूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भारत जो कांग्रेस है उसका जो मुख्यालय है उसके अंदर चपड़ासी जैसा दिखाई देने वाला कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो खुद भी प्रॉपरली खड़े नहीं हो सकता, वो कह रहा था कि मोदी हर चीज को निजी तौर पर ले रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। मतलब जो कुछ भी मालदीव्स की तरफ से उनके मंत्रियों ने कहा वो सब ठीक था, लेकिन कांग्रेस आपको सबको क्या पढ़ा रही है? ये पढ़ा रही है कि मोदी की जो विदेश नीति है उसके बारे में उसे कोई समझ नहीं है, ये एक फेल्ड प्रधानमंत्री है। और अगर मल्लिका खड़गे जो खड़े नहीं हो सकते वो आएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस ने उन्हें ही प्रधानमंत्री का चेहरा बना के खड़ा किया है, या राहुल गांधी कल को अगर प्रधानमंत्री बन गया तो उसे विदेश नीति के बारे में सब कुछ मालूम है और वो सब कुछ चंगा भला कर देगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अब इनकी ही इंडिया अलायंस के शरद पवार जी की बात सुन लेते हैं। दोगलेपन की बात बता रहा हूं मैं, अभी दोगलापन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। शरद पवार की सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपने पीएम के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। वैसे तो वो जो बोल रहे थे कुछ नहीं सुन सकते कि कुछ सुन सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि टेढ़ा मुंह है उनका। वैसे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन उनकी बातें समझना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। अगर उन्होंने ये भी बोल दिया, अगर किसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये कौन बोल रहा है? शरद पवार, इंडिया अलायंस का इतना बड़ा उम्मीदवार। भाई मुझे ये अच्छा लगा शरद पवार जी कि आपको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन आप बताइए कि जब राहुल कालनेमी और कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें बोलते हैं या बोलते रहे हैं, और आपका अलायंस भी था उनके साथ, आपकी महाराष्ट्र में तब गवर्नमेंट चल रही थी, तब क्या आपने कभी उनका विरोध किया था? अमेरिका में आपको याद है जून के महीने में पीएम मोदी के सामने कुछ पत्रकारों ने आकर भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करी थी, तब क्या आपने उनका विरोध किया था? ये तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड्स ये क्यों खड़े हो गए आज की डेट में? सिर्फ इसलिए कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट गिर गई है, तुम्हारी वैल्यू जीरो हो गई है, एनसीपी भट्टे में चली गई है और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें कोई बचा सकता है जेल में जाने से, क्योंकि तुम्हारा जो भांजा है वो भी, या तुम्हारा पोता है तो वो भी खोता निकला, उसे पकड़ के ईडी ले गई है, और तुम्हारे सारे काले चिट्ठे जो तुमने शुगर माफिया में इतने सालों से कांग्रेस के साथ मिलकर तुमने चलाए हैं वो अब खुलने वाले हैं, तुम अंदर जाओगे। इसलिए तुमने मोदी जी की तारीफें शुरू कर दी, पहले तो तुमने कभी बोला नहीं। ये है तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड। अभी ये लिस्ट जो दोस्तों यहीं पे खत्म नहीं होती। भाई ये डबल स्टैंडर्ड वाले में हम फारूक अब्दुल्ला को कैसे भूल सकते हैं? अब उनको भी याद कर लें, थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे दें, क्योंकि इनका भी पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो ही चुका है, अभी श्रद्धांजलि का टाइम आ गया।
फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने सारी ही हदें पार कर दी। उन्होंने मालदीव की तरफ से बिगड़े हुए बोल थे, उसके कारण रिश्तों में आई खटास पर कहा कि क्या इसके लिए भारत में हो रहे हिंदू मुसलमानों के बीच पैदा हुई नफरत जिम्मेवार नहीं है। मतलब कि मालदीव्स में जो सारा ही मुसलमान एरिया है, वहां पर उन्हें दिखता है कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरतें पैदा हो गई हैं जो पहले कभी थी ही नहीं, और उसके कारण मालदीव्स वाले भारत के खिलाफ, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं है, उन्होंने इसके खिलाफ बयानबाजी करी है। तो मैं ये नामाकूल अब्दुल्ला, इससे पूछना चाहता हूँ, ओ भाई कौन सी नफरतें पैदा हो रही हैं, ये तो बता दो। और तुम्हारा ही शासन था कश्मीर के अंदर, जब 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बर्बरता हुई आपके राज में, तब वो कौन सी मोहब्बत चल रही थी उस वक्त। और आज तब से लेकर अब तक जितने भी आतंकी हमले हुए, तुम कहते फिरते हो कि भाई पाकिस्तान के साथ बात कर लो, उसके साथ बैठकर समझौता कर लो। तुम्हें पाकिस्तान से बात करने का इतना ही शौक है तो पाकिस्तान चले जाओ भाई, वहां बैठकर स्ट्रेटजी बना लेना भारत के खिलाफ और भारत को कैसे उलझा के रखना है। तुम्हारा इतना दोगलापन कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ बोल दिया, तुमने तो रिफ्ट ही खड़ा कर दिया। अभी हिंदू मुसलमान के अंदर जो रिफ्ट मोदी जी ने खड़ी करी है, तुम्हारे तो टाइम पे तो प्यार मोहब्बत ही बहुत ज्यादा था, क्योंकि तुमने जो हिंदू की लड़कियां थी उन्हें तो अगवा कर लिया था कश्मीर के अंदर, और बड़ा प्यार मोहब्बत दिखाया उनके साथ, और नफरतें तो मोदी जी ने खड़ी करी हैं। ये है इनका दोगलापन। ये पूरा इकोसिस्टम देख लीजिए। अब आप देखिए इनका जो दोगलापन है, इतना दोगलापन है, ये कि कहाँ से लेके आते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया। अब्दुल्ला मियाँ, जो मालदीव्स ने नापाक हरकत करी उसके लिए भी भारत को आप दोष देते हो, लेकिन थोड़े दिन पहले यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद वो भारत में आए हुए थे। उन्होंने आकर पहली बात ये है कि हिंदू प्रधानमंत्री है मोदी, उनके साथ गले मिले। आप तो मिलते नहीं हो कि यार मैं और गले मिल लो, ये तो बड़े नीचे स्तर के लोग हैं हिंदू, मैं मुसलमान, वो भी कश्मीरी, दोगलापन मेरा इतना ज्यादा है मेरी फैमिली का, मैं इनके साथ गले मिलूंगा या हाथ मिलाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके लिए मैं बता रहा हूं, यूए के राष्ट्रपति जो आए थे उन्होंने मोदी जी के साथ गले मिले, और मोदी जी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने भी गए और खुद गए हैं, और उनके साथ गांधीनगर के अंदर उन्होंने रोड शो भी किया। इसे देखकर क्या हुआ, अब्दुल्ला जी के ऊपर सांप रेंगने शुरू हुए, और पाकिस्तान के लोग यूट्यूब चैनल्स पर कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर है। और भाई पाकिस्तान वालों को अकल आ गई, आपको ना थी ना ही आ सकती है। और उन्होंने ये भी बोल दिया, कौन, पाकिस्तान के लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर जाकर बोलना शुरू कर दिया कि मोदी एक वर्ल्ड लीडर ऐसा है जिसके साथ आज सभी बड़े बड़े इस्लामिक देश भी खड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ, इवन दो पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, उसके बावजूद कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा, क्योंकि ये पाकिस्तान सारी कंट्री से पैसे लेकर, उधार लेकर कर्जदार हुआ है, जबकि भारत खुद निवेश करता है सारी दुनिया के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं करता, और उन्हें लगता है कि अगर हम पाकिस्तान में जाएंगे ये फिर भीख मांगने लग जाएंगे, इनसे दूर ही रखो। हर इस्लामिक देश पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकालता जा रहा है और भारत के लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है और इन्हें इनविटेशन लेकर बुला भी रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में वाइब्रेंट समिट किया था, यूए के राष्ट्रपति जो आए थे उन्होंने कह दिया कि ये तो मेरा भाई है। जो पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, इनके हुक्मरानों की छातियों पर ये सारी बातें सुनकर सांप कैसे रेंगे होंगे, आप सोच सकते हैं कि एक इस्लामिक मुल्क का राष्ट्रपति मोदी के इतना करीब वो कैसे आ गया। भाई हमने तो नफरतें इतनी पाली हुई थी कि हमने कभी भी भारत को इस्लामिक मुल्कों के अंदर एंट्री होने नहीं दी, और ये है कि जफ्फियां डाल रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं भाई, ये कैसे हो गया। यानी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको तो नरेंद्र मोदी की तारीफें के पुल बांध रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं, और उन्हें इनके अंदर देवता दिखता है।
और भाई चाइना के अंदर इन्हें लाउसिंग बोलते हैं। लाउसिंग का मतलब है सदियों में कोई एक आदमी आता है और अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाता है। जबकि भारत के जो मुसलमान हैं, इनके दिलों में मोदी को दुश्मन बना के बैठाया हुआ है। सारी इनको फैसिलिटीज मिल रही हैं और फैसिलिटी भी ऐसी, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। आप सोच के देखिए, उसमें से 75 करोड़ तो यही ले जाते हैं। और भाई 25 करोड़ मुसलमान हैं, हर एक के पास 3-3 आधार कार्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से। किसी में मोहम्मद रखा हुआ है, किसी में कुछ और रखा हुआ है। और इन्होंने 80 में से 75, बल्कि एक एक आदमी मुसलमान 3-3 बार वो फैन बेनिफिट ले रहा है। लेकिन मोदी से नफरत है। कांग्रेस के टाइम पे आपको क्या मिला था? ये ठेंगा जिसको चूसते रहते थे आप। और अब सारे बेनिफिट लेने के बाद भी आपको मोदी दुश्मन दिखता है। और पाकिस्तान के मुसलमान बेशक अब भी भारत को काफिर कहते हों, मगर उन्हें समझ आ गई है कि 75 साल में पाकिस्तान बनाकर भी वो कुछ भी उखाड़ नहीं सके अपना। लेकिन भारत में अभी ऐसा हाल है कि मुसलमान भी यहाँ पर चैन से रह रहा है, सुख से रह रहा है, और भारत भी तरक्की कर रहा है। भारत में अभी भी इतने मुसलमान हैं कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद करते फिरते हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ तब तक ही है जब तक पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े हम नहीं कर देंगे। पहले 2 किए थे, उसके बाद थोड़े से दिन ये शांत रहे थे, उसके बाद अब दोबारा से इनको थोड़ा सा पता नहीं उबाल सा आता है। कुछ सालों के बाद हमें भी इनको सीधा करना पड़ता है। भाई 2002 में हमने इनको एक बार सीधा कर दिया था गुजरात में। उसके बाद इन्होंने फन उठाने की हिम्मत भी नहीं करी, क्योंकि डरपोक काम तो ये शुरू से रही है। इसलिए झुंड में आते हैं, अकेले नहीं आते। झुंड में आएंगे और कोई अकेला हिंदू देखेगा उसको ये मार देंगे। और कोई बात नहीं, गुजरात में हमने इनको दिखा दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये अब दोबारा से इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और ये सब इसलिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेकुलर दलों ने मुस्लिम वोट बैंक को जो एक फसाद की जड़ बना के रखा हुआ है, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनको बढ़ावा देते रहते हैं कि आप ऐसे काम कीजिए, इससे मोदी जी डर जाएंगे। मोदी है, पाकिस्तान वालों को पता लग गई कि घुस के मारता है। और तुम्हारे भी जो भारत के जितने भी मुसलमान हैं, इनके भी गले के ऊपर फांसी लगाई हुई है, फंदा डाला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है और उसे टाइट किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक जाने के बाद कश्मीर में 370 गया, राम मंदिर बन गया, अभी मथुरा की बारी है, और कॉरिडोर हमारा काशी विश्वनाथ में ऑलरेडी हो चुका है। तो तुम्हारा एक एक करके ये फंदा इतना टाइट होएगा कि तुम्हें अब हम मजबूर करेंगे भारत को छोड़ के जाने के लिए। चिंता मत करो मुसलमानों, भारत वालों को बोल रहा हूँ, पाकिस्तान वालों को तो अकल आई चुकी है। और ये जो सारे ऑपोजिशन वाले हैं, इन्होंने जो गंद डाला है मुस्लिम वोट बैंक के साथ, ये फसाद जो खड़ी करी है, उसके कारण क्या हुआ है कि जो सोनिया गांधी है, खड़गे हैं, इन्होंने राम को भी ठुकरा दिया, या राम ने इनको ठुकरा दिया, ये तो वक्त बताएगा। इनको ठुकरा दिया और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस का उत्सव बनाकर उसमें जाने से मना भी कर दिया। आप सोचिए कि ये हालत है हमारी ओपोजिशन की, हमारे दोगलेपन जो मुसलमान हैं उनकी। पर मेरा मानना है कि इनके ना जाने से मंदिर अपवित्र होने से बच गया, क्योंकि इन्होंने वहां जाकर गंदी डालना था। और आप सोच के देखिए, अगर वो टोंटी चोर चला जाता, पता लगे पहले दिन ही अयोध्या के मंदिर में गया और सारी टोंटियां चोरी हो गई, तो फिर वहां पे पानी पानी हो जाना था, हमारा नाक कट जाना था। इसलिए ये लोग नहीं गए तो अच्छा हुआ। सो दोस्तों, ये जो भारत के मुसलमान हैं या कांग्रेस है, ऑपोजिशन है, इन सबको मोदी में राक्षस दिखता है और हिंदुओं से इनकी आंखों में, जुबान में नफरत दिखाई देती है। भाई इतनी नफरत है तो चले जाओ यहाँ से। पाकिस्तान में आपके बहुत ज़्यादा प्यार बरसता है, आप चले जाइए, एंजॉय कीजिए वहाँ पे जाकर। पाकिस्तान को तो समझ आ गई मोदी की वैल्यू, इनको अपनी ही वैल्यू पता नहीं है, देश की और मोदी की वैल्यू क्या नापेंगे। इनकी वैल्यू इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि कांग्रेस ने चवन्नी डिमोनेटाइज करी थी और मोदी जी ने 500, 1000 और 2000 के नोट डिमोनेटाइज किए अपनी अपनी औकात और वैल्यू के हिसाब से। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.